नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 36वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के। दूसरी चीज, अगर कोई भी भाई अग्निवीर की तैयारी कर रहा है तो वो जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है या किसी का दोस्त कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन भैया, ये कल जो थोड़ा मिस प्रिंट क्वेश्चन था, मतलब इसमें कुछ छूट गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर आना पड़ा आज। ठीक है, तो चालू करते हैं। ए एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी और सी इसे 21/4 दिन घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे घंटा हो जाएगा। सी और ए इसे 7/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी को अकेले काम को पूरा करने में कितने समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा भैया बी को पूरा काम करने में? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? एक ए है, एक बी और सी है, और एक सी और ए है। ये 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब ए 7 घंटे में कार्य करता है, बी और सी 21/4 घंटे में कार्य करते हैं, सी और ए 7/2 घंटे में कार्य को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो इनका टोटल का एलसीएम ले लूं मैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भैया? तो मैं अगर इसका एलसीएम लूं तो इसका एलसीएम आ जाएगा भैया 21। ठीक है, 7 या 21, तो ए की क्षमता कितनी होगी? 4। ठीक, 21 से कम 21, तो बी और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4। 7 या 21, 3 दूनी 6, सी और ए की क्षमता कितनी हो गई? 6। ठीक है, कर लेते हैं इसे सोल्व। अब उसने कहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ए की क्षमता भैया 3 है, बी की क्षमता, सी की क्षमता निकाल लेते हैं। भैया जब ए की क्षमता 3 है तो ए यहाँ पर कार्य कर रहा है, तो दोनों की क्षमताएं 6 है। अगर मैं ए की क्षमता यहाँ से घटा दूंगा, 6 में से 3 घटा दूंगा, तो सी की क्षमता कितनी बचेगी? 3। यदि सी की क्षमता 3 आ गई है तो बी के साथ सी कार्य करवा रहा है। ठीक है, तो कितनी क्षमता से करवा रहा है? 3 से, तो बी की क्षमता कितनी बची? 1। ठीक है, तो बी की क्षमता से कर दो भैया, बी की क्षमता से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 21 डेज में वो कार्य को समाप्त कर लेगा। ठीक है, सॉरी 21 हावर्स में, 21 हावर्स में वो कार्य को क्या कर लेगा? समाप्त कर लेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आसान है ना भाई? क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है? एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रिया मूल्य से 10% अधिक है। ठीक है भाई, यदि 11% की छूट देने के बाद कुर्सी 132 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है? इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भैया? कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं? अंकित मूल्य और क्रिया मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। अंकित मूल्य, ठीक है, और क्रिया मूल्य। भाई अंकित मूल्य 10% अधिक है, यानी कि अगर क्रिया मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 110 रुपए होगा जरूर। ठीक है भाई, उसने कहा है कि 11 रुपए की छूट देने के बाद 132 रुपए में बेच दिया। ठीक है,
132 रुपए में बेच दिया, यानी कि मतलब अगर 132 में मैं 11 जोड़ दूंगा तो ये मेरा अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा कि कितने रुपए का अंकित मूल्य था। तो कितना हो जाएगा 143, यानी कि इतने रुपए मेरा एक क्या था अंकित मूल्य था। ठीक है, कितनी बताइए इसने वैल्यू, 110 की वैल्यू 143 बताइए, इसके बटे में 100 लगा दो। ठीक है, परसेंटेज में है ना अनुपात, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 11 से कटा, 11 कम 11, 11 33, 10 की गुणा कर दी तो 130 रुपए मेरा क्या आ गया अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, 130 रुपए मेरा अंकित मूल्य, सॉरी क्रिया अंकित मूल्य आ चुका है, एक की वैल्यू 130 रुपए मेरा क्या आया क्रिया मूल्य, सॉरी क्रिया मूल्य, क्रिया मूल्य आ चुका है ये। ठीक है, 130 रुपए मेरा आया क्रिया मूल्य। ठीक है, अब उसने कहा है कि 132 रुपए में वस्तु उसने बेच दी, यानी कि मतलब 130 की वैल्यू 132 रुपए में उसने बेची, यू बेची, तो यू विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कितने रुपए का डिफरेंस आया, 2 रुपए का डिफरेंस आया। क्रिया मूल्य कितना है 130 रुपए है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो कितना हो गया 20, 20/13, 13 एकम 13, ठीक, 13×5 = 65, इतने प्रतिशत इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला देखोगे, अंकित मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य, तो ये 130 रुपए की वस्तु थी, वो कह रहा है 132 में बेची है, तो उसे लाभ कितने का हुआ, 2 रुपए का हुआ, कितने पर हुआ 100 पे, 130 पर लाभ हुआ मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को, कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, कैसे कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को हम, 8 6 14, 9 5 14, तो इनके अंकों का योग कितना आ जाएगा, ये भी 14 है, ये भी 14 है, यानी कि मतलब इनके अंकों का योग 0, योग 11 से विभाज्य है। ठीक है, अब इस ऑप्शन को देख लेते हैं, 5 4 9, 8 7 15, तो संख्या विभाजित है क्या, 15 में से 9 गए, 11 का गुणज नहीं आएगा, तो ये भी नहीं है विभाजित। ठीक है, अब इस संख्या को देख लेते हैं भैया हम, 8 6 14, 9 2 11, 14 में से 11 जाएंगे, क्या वो 11 का गुणज है, नहीं है। ठीक, 8 6 15, 5 10, 10 बच्चे, क्या वो भी गुणज है, नहीं है। एक तरीका ये हो गया। ठीक, अब ये 65 8 9 है, दूसरा तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका है ये करने का, भैया इनके जोड़े बना लो, इसे भाग करी 11 से, 11 छिंग 66 ज्यादा होता है, 11 पंजे 55, यानी कि 10 से फल बचा, यहाँ से 11 8 88, एक बचा, इन दोनों को ऐड कर दो 11, ये मतलब 11 से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात ये 11 से डिविजिबल है। बी ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार, 48 57, ठीक है, 48 57, भैया पीछे से इसके जोड़े बना दिए हमने, जोड़े बनाए। ठीक है, डिवाइड कर दो इसे, 11 से डिवाइड किया, 11 चक 44, 4 शेषफल बचा, 11 पंजे 55, 2 शेषफल बचा, इन दोनों को जोड़ा 7, क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा 11 से। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये है, ऐसे भी कर सकते हैं, या एक को छोड़कर एक को जोड़ लो, ऐसे भी कर लो, उनको घटा के देख लेना, या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए तब जाके, या ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या का 27% इस संख्या के 13 से 56 अधिक है, तो संख्या का मान कितना है। तो कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को मैं,
कैसे कर सकते हैं भैया इस क्वेश्चन को? किसी संख्या का 27%, मैंने संख्या x मान ली, उसका 27% बटे 100, ठीक है। और इसी संख्या के 13% का 56% अधिक है, ठीक है भाई। इक्वल टू कर लेते हैं, 27 27x में से 13x को घटा दो तो कितने x बचेंगे भैया? मेरे हिसाब से 14x बचेंगे बटे 100 इक्वल टू 56। 56 को डिवाइड कर दिया 14 से, 14 चौका 56, 400 की मल्टीप्लाई कर दी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 400। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं भैया कि हम उन्हें जो है आपके ऑप्शन के अनुसार करें। कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जब आपको लगे कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो एक बार ऐसे क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्शन से करके भी देख लेना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है। यदि विद्यालय में 40 और लड़कों का दाखिला हो जाता है तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा? कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी जीडी में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को भैया? भाई बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है। 560 लड़के हैं टोटल, 560 लड़के हैं टोटल, सॉरी टोटल विद्यार्थी हैं 560। बॉयज और गर्ल का अनुपात 13:15 है। इनका योग कितना बैठ रहा भैया? मेरे हिसाब से इनका योग कितना बैठेगा? 28 बैठेगा, ठीक है। तो इस 28 से इसे डिवाइड कर दो, 28 से डिवाइड किया, 28 दूनी 56, 20 बार गया, ठीक है भाई। 28 दूनी 56, 20 बार गया, गुणा कर देते हैं, 20 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 20 में इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो भाई 15 दूनी 30, 300 तो गर्ल थी, ठीक है, और 260 लड़के थे, ठीक है भाई। फिर उसने कहा कि विद्यालय में 40 और लड़के का दाखिला हो जाता है, यानी कि 40 और लड़के आ चुके हैं। तो रेशो बताना है उसके बाद, तो कितने हो जाएंगे? 300, 300 रेशो 300, तो 300 से 300 कट जाएगा, 1:1 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1:1 के इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं भैया मैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 1200 का अंतर है। यदि लाभ प्रतिशत 10% है तो विक्रय मूल्य क्या है? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, करना आना चाहिए आप पर। कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 20-25 सेकंड में कर लोगे आराम से। एक फॉर्मूला आपका, क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई छूट, सॉरी लाभ या हानि, लाभ या हानि इक्वल टू विक्रय मूल्य, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब
क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो दे रखा है कि 10%, सॉरी, क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 1200 रुपये है। यदि लाभ 10% होता है तो लाभ किस पर होगा? क्रिया मूल्य पर। तो यानी कि मतलब क्रिया मूल्य 100 रुपये है, बेचने के बाद 110% में बेची होगी, यानी कि मतलब उसे 10% का लाभ हो रहा होगा। ठीक है, अब इनका रेशो मैं बना लेता हूं भैया। 10 से 10 खत्म, यानी कि मतलब 10:11 इनका अनुपात आ गया इस फॉर्मूले के अनुसार। ठीक है, अब उसने कहा है कि क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर यहां पर 1 रुपये बैठ रहा है। उसने कितने बताया? 1200 बताया है। तो एक की वैल्यू 1200 रुपये है। एक की वैल्यू अगर 1200 रुपये है तो भाई विक्रय मूल्य उसने पूछा है, तो 1200 की मल्टीप्लाई 11 में कर दो तो कितना आ जाएगा? 1320 रुपये। ठीक है, इतना इसका सही आंसर हो जाएगा। 1320 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, अगर क्रिया मूल्य पूछता तो 1200 की मल्टीप्लाई करता तो 1200 ही आ जाता उसका क्रिया मूल्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1320 रुपये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। यदि इसमें 2 लीटर पानी मिलाया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है, तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? देखो, बेसिक मेथड से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप 100% अगर ट्रिक का यूज करना चाहते हैं तो भाई आपकी गलत फहमी है कि आपको मैथ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बेसिक सीख गए तो मैं गारंटी देता हूं कि आप जो है किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। ठीक है, तो करें। कोई अम्ल और उसका रेशो इतना है। ठीक है, अब मैं इन्हीं के साथ एक्स एक्स जोड़ दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है भाई, तो जोड़ दो। अब कितने लीटर पानी मिलाया जा रहा? 2 लीटर। क्या मिलाया जा रहा? पानी। पानी का अनुपात ये है तो 2 यहां पर कर दो, तब जाके रेशो कितना हो जाता है? 7/5 हो जाता है। 7/5 हो जाता है। ठीक है भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 5 की गुणा करी, 5 सत्ते 35x इक्वल टू 7 चौक 28x प्लस 7 दूनी 14। ठीक है भाई, 28 को इधर लाया, 35 में से घटा दूंगा तो 7 बचेगा, 7x बचेगा भैया। 7x इक्वल टू 14। ठीक है भैया, डिवाइड कर लेते हैं। 7 से कटा, 7 दूनी 14, x की वैल्यू आ गई 7, सॉरी 2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 2 आ गई है। अब उसने कहा है कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है? मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है? तो भाई 7 उसका रेशो है। ठीक है, अम्ल अगर पहले पूछ रहा है तो पहले में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मतलब अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 दूनी 14, तो 14 लीटर क्या था? मिश्रण था, अम्ल, एसिड। ठीक है, 14 लीटर क्या है? हमारा एसिड है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा भैया? 1000 रुपये पर 2% वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 464 रुपये 10 पैसे
है। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया, कैसे कर सकते हैं हम। फॉर्मूला अपना क्या है, ए बराबर पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100। ये मेरा फॉर्मूला है कि पावर एन, एन यहाँ पर टी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अर्धवार्षिक रूप से कह रहा है, अर्धवार्षिक रूप से तो 2 वर्ष में कितनी अर्धवार्षिक होंगी, तो 2 वर्ष, 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होती है, तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएंगी, 4 अर्धवार्षिक हो जाएंगी, ठीक है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जब तुम्हारी दर निकल के आएगी तो वो कैसी आएगी, वो आएगी आपकी अर्धवार्षिक, उसे वार्षिक बनाना है, ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो कर लेते हैं भाई, ये खाली इसका ब्याज है। अगर मैं मूलधन में जोड़ दूंगा तो मिश्र धन निकल के आ जाएगा, यानी कि मतलब 1464 रुपये 10 पैसे बटे, इस पी की वैल्यू यहाँ पर बटे में लिया हूं मैं, तो 1000 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4, ठीक है भाई। कर लेते हैं भैया, पॉइंट हटाया 0। अब देखो, आप कहोगे कि आपको कैसे पता कि इसकी पावर 4 आएगा, क्योंकि लास्ट के अंक क्या है, 1 है, तो ये 11 की पावर 4 होगा, तो यानी कि मतलब 11/10 की पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4। इस घात से ये घात हट जाएगी, यानी कि मतलब क्या बचेगा भैया, 11/10 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। अब एक इधर घटा दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/10 बचेगा, आर अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दी, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 10%, ठीक है। अब ये जो दर आई है कैसी आई है, ये अर्धवार्षिक आई है। अगर यहाँ पर मैं कोई और ऑप्शन दे देता 10, तो ज्यादातर 10 आंसर इसका मारते, लेकिन नहीं, क्योंकि ये अर्धवार्षिक की दर है, इसे वार्षिक बनाने के लिए मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके मेरी वार्षिक हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 20% की दर हो जाएगी। अब ये कैसी दर है भैया, मेरी वार्षिक दर है। इस वर्ड का हमेशा ध्यान रखना है, सवाल को अगर दर निकलवाए और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से कह दे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए अकेला एक काम को 16 दिनों में कर सकता है और बी अकेला इसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वह इस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, तभी तो ज्यादातर गलत करते हैं, इसलिए आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। ये मत सोचना कि 60 मिनट है, 180 क्वेश्चन है, कैसे होंगे, टाइम निकल जाएगा, ये है वो। मैथ को सबसे लास्ट में जरूर करना, ठीक है। तो देखते हैं, एक ए है, एक बी है, ए बी सी, तीनों व्यक्ति हैं, ठीक है। यू 6, यू 80 और यू 16। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूं तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, मेरे हिसाब से 240 एलसीएम आना चाहिए भैया, ठीक है भाई। 16 से काटा, 16 एकम 16, ठीक, 16 पंजे 80। अब 8 से काटूंगा, 8 80 तिया 240, 6 से काटूंगा 40 बार, यानी कि मतलब ए की क्षमता 15 है, बी की क्षमता 3 है, सी की क्षमता 40 है। अब उसने कहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। यदि मैं इन दोनों की क्षमता को इसमें से घटा दूं तो मुझे ये पता चल सकता है कि सी की क्षमता है कितनी वास्तव में।
तो भाई इन दोनों का योग 15 है, 3 18, 18 में इसमें से घटा दूंगा तो कितना बचेगा भैया? मेरे हिसाब से बचेगा 22, 22 बचेगा। 22 से इसे डिवाइड कर दो भैया। 22 से डिवाइड किया मैंने, तो डिवाइड किया मैंने, कर दो 11 बार, यहां से कटेगा 120 बार। तो यानी कि मतलब इतने डेज में वो कार्य को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। ठीक है, 120/11 दिन में कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी है, सॉरी ए है, 120/11 डेज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कोई क्वेश्चन है बोर्ड मास का, कैसे सॉल्व करेंगे? बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व किया जाता है। जैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट ये है, क्योंकि ये सबसे बाहर ब्रैकेट है, फिर उसके बाद है सबसे अंदर ये ब्रैकेट है, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 6 की मल्टीप्लाई कर दी 18, तो 14 प्लस 18 माइनस 9। तो 18 में से 9 घटाऊंगा तो 9 ही बचेंगे, यानी कि मतलब 14 प्लस 9 कितने हो जाएंगे? 14 और 9 23। ठीक है, तो 289 भाग 68, ठीक है, भाग 4, ठीक है, गुणा कितने हो गए? 23। अब इसे डिवाइड कर देते हैं भैया हम, भाग कर लो 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 बार कट गया। ठीक है, 17 की और 23 की गुणा कर लो, 17 289 भाग 17 51, ठीक है, 17 दूनी 34, 34 और 5, कुछ गड़बड़ होगी क्या? 6 दूनी 12, ओहो 6 दूनी 12 है, यहाँ पर 18 लिख दिया मैंने, तो 12 कितने बचेंगे भैया? यहाँ बचेंगे 3, 12 और 3 17। ठीक है भाई, तो 17 यहाँ पर मल्टीप्लाई 17 कर लो, 17 17 289। अब इसे डिवाइड कर दो भैया। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, यानी कि मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड मास पर आधारित था। कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों में गलती, अगर कैलकुलेशन गलत हुई तो सारा क्वेश्चन गलत होगा, फिर टाइम खर्च होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एक वस्तु 40% और 50% की दो क्रमिक छूटों के बाद 204 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को मैं? सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो भैया अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, अब अंकित मूल्य मैंने 100 रुपये मान लिया। ठीक है, 40% की छूट दी तो कितने में बेची होगी? 60 में वस्तु बेची होगी। लेकिन नहीं, वो फिर भी कह रहा है कि मैंने 50% की छूट और दी तो 50 में ही बेची होगी। तब जाके उसने टोटल कितने रुपए में बेची है? 204 रुपए में उसने वस्तु बेच दी। ठीक है भाई, बेच दी उसने, उसका माल था उसने बेच दिया। एक जीरो से एक जीरो खत्म,
50 से कटा 2 बार, ठीक है। 2 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, 10 की मल्टीप्लाई कर दी तो x बराबर कितना आ जाएगा 680 रुपये, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 680 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 680, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है, ठीक है भाई, और इसमें 10% की छूट वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, ठीक है भाई, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे कर सकते हैं। 500 रुपये वास्तविक मूल्य है, ठीक है। पहले इसमें 10% की वृद्धि की, फिर 15% की कमी कर दी, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। अब ये कोई वस्तु थी 500 रुपए की थी, ठीक है भाई, 10% की वृद्धि की अर्थात 110 में वस्तु बेची होगी उसने बटे 100, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं अभी 15% की कमी और कर देता हूं, यानी कि मतलब उसने 85 रुपए में वो वस्तु बेची होगी, तब जाके मुझे पता चल जाएगा कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 से ये खत्म, ठीक है भाई। 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, मल्टीप्लाई 11 बटे 10, ठीक है भाई। 11 मल्टीप्लाई करी 5, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 4, इतना इसका गुणनफल आ जाएगा बटे 10। अब 10 से मैं जब इसे भाग करूंगा तो भाई ये जीरो कट के यहाँ दशमलव लग जाएगा, अर्थात वस्तु कितने रुपए होगा उसका अंकित मूल्य 6.5 रुपए, 467 रुपए 50 पैसे, इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 467 रुपए 50 पैसे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपए है और हानि प्रतिशत 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य कितना है। तो कैसे कर सकता हूं भैया इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को, देखो मेरा फॉर्मूला है क्रय मूल्य, लाभ या हानि होगी किस पर होगी, क्रय मूल्य पर होगी, ठीक है। लाभ या हानि इक्वल टू विक्रय मूल्य, ठीक है भाई। अब विक्रय मूल्य उसका कितना रुपए है, 306 रुपए है, ठीक है भाई। 32% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि वस्तु को वो 68 रुपए में बेच रहा होगा, 68% पे बेच रहा होगा, बटे 100, क्रिया मूल्य मैंने एक्स मान लिया, ठीक है भाई। तो डिवाइड कर देता हूं मैं, डिवाइड करता हूं मैं, कितने से डिवाइड करूं इसे, 4 से कर दूं, 4 से तो नहीं कटेगा, यह कट जाएगा, 2 से काटो पहले, ठीक है। अब 17 से काट लो, 17 दूनी 34, 17 निम्मा
153। ठीक है, इस 2 से ये कट जाएगा कितना, 50 बार। 50 की मल्टीप्लाई 9 में कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भैया, 50 मल्टीप्लाई 9, 9 पंजे 45, यानी कि मतलब 450 रुपये वस्तु का क्या था, क्रिया मूल्य था। ठीक है, वस्तु का क्रिया मूल्य कितने रुपए था, 450 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है भैया। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर, दो लड़के एक 800 मीटर लंबी पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं। ठीक है भाई, यदि वह क्रम से 10 मीटर पर मिनट और, भैया यहाँ 60 नहीं है, यहाँ 8 है। ठीक है, 8 मीटर पर मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो वह एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक चीज का विशेष ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों में, जब दो व्यक्ति या दो ट्रेन या दो गाड़ियां एक दूसरे के आमने सामने या विपरीत दिशा में चल रही हैं तो उस समय चालें जुड़ेंगी। अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चालें क्या होंगी, घटेंगी। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारा क्या है भैया, समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है भाई, दूरी मेरी 900 मीटर है, 10 मीटर पर मिनट और 8 मीटर पर मिनट एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, यानी कि मतलब ये चालें जुड़ जाएंगी। तो 900 बटे 18, 18 पंजे 90, यानी कि 50। ठीक है, 50 मिनट, 50 मिनट को समय उसे लगेगा, 50 मिनट का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। एक दूसरे से जब मिलेंगे उन्हें 50 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे थे इसलिए जोड़े, अगर एक ही दिशा में जाते तो घटाते। ठीक है, चाल। अगला क्वेश्चन क्या करा भैया, क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है। यदि उसे विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त हुए तो शेष विषयों में कुल प्राप्त अंक कितना है। तो कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 6 विद्यार्थी हैं, औसत 75 है, तो 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 450। अब उसने कहा है कि एक विषय में उसे 80 अंक प्राप्त हुए, तो इसमें से 80 घटा दो भैया, तो पता चल जाएगा कि पांच विषय में उसे कितने अंक प्राप्त हुए होंगे भैया, इतने अंक प्राप्त हुए होंगे, 370 अंक उसे 5 विषयों में प्राप्त हुए होंगे। ठीक है, शेष ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, टी, यू और वी का भार 42 केजी है। यदि टी और यू का औसत भार 40 केजी है, यू और वी का औसत भार 36 केजी है, तो यू का भार कितना है। तो कैसे कर सकता हूं भैया, क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, एक टी है, एक यू है और एक वी है, 3 व्यक्ति हैं, इनका औसत 42 है, अर्थात टोटल कितना है, 126। ठीक है भाई, आगे उसने कहा है कि टी और यू का औसत भार
टी और यू का औसत भार, दो व्यक्ति हैं तो 40 औसत भार है उनका, तो टोटल इनका योग कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर आगे उसने कहा है यू और वी का औसत भार 36 केजी है, दो व्यक्ति हैं, 36 उनका औसत भार है, 36 दूनी 72, 720। ठीक है भाई। अब देखो, अगर मैं इसमें से टी और यू को घटा दूं, यानी कि मतलब ये टी और यू है, इसको इसमें से घटा दूंगा 126 में से, तो मुझे किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, वी की वैल्यू पता चल जाएगी। कितनी हो गई वी की वैल्यू, 46। ठीक है भाई। पूछा किसका, यू का। अगर मैं इसमें से 46 घटा दूंगा, इसमें से अगर मैं 46 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। 26 बचेगा तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26। तो यू का जो भार होगा वो कितना होगा, इतने केजी होगा, 26 केजी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। यू का भार पूछा है इसलिए यू का भार निकाल, वी का भार पता होने के बाद ही हम यू का भार निकाल सकते थे। ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कैसे करेंगे, एक निश्चित धनराशि, ठीक है भाई, पर 13% वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपए धन साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धन राशि ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकता हूं भैया मैं इस क्वेश्चन को, कैसे कर सकते हैं भैया इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला अपना क्या होता है भैया, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। ठीक है भाई। 2275, 2275 पी की वैल्यू उसने पूछा है, आर 13% है, टी 5 वर्ष है, बटे 100। डिवाइड कर लेता हूं भैया, 13 से कटा, 13 एकम 13, 9, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65। ठीक है भाई। 5 से डिवाइड किया इसे, 5 या 15, 5 पंजे 25, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 100 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो 3500 रुपए क्या था मेरा मूलधन, कितने रुपए था, 3500 रुपए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि P माइनस क्यू बराबर 9 और क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 127 है, तो P और Q का मान बताना है। तो कैसे कर सकता हूं भैया, अगर मैं इस भाग का वर्ग कर दूं तब जाके मुझे लग सकता है कि हाँ P और Q का मान कैसे निकालूंगा। तो इसका वर्ग कर दो भैया, P माइनस Q का वर्ग किया मैंने, इक्वल टू 9 का वर्ग, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ, 9×81। ठीक है भाई। इसकी वैल्यू दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है, ये वाली दे रखी है 127। तो यहाँ पर 127 अटैच कर दो, इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ, तो माइनस का 81 बराबर 2PQ। ठीक है। घटा दिया भैया मैंने, 646, 2PQ 2 से कटा 23 बार, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 23। ठीक है। पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि समकोण त्रिभुज की लंबाई सबसे लंबी भुजा 17 सेमी है और ऊंचाई 14 सेमी है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को भैया? देखो, एक समकोण त्रिभुज है भैया, तो सबसे लंबी भुजा ये है 17, ठीक है, ऊंचाई मेरी 15 है। अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय भी लगाऊंगा तो एक ट्रिपलेट बन जाएगा, जो है इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 ही हो जाएगा ना, 289 225। एक बार कर लेते हैं, 4 ही होना चाहिए और देख लेंगे। तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ठीक है भाई। 17 का वर्ग 289, यहाँ से a लिखना तो अंडर रूट लगा दो भैया यहाँ पर, माइनस 15 225, ठीक है। a बराबर 4 6, ठीक है, 64। a की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 8। a की वैल्यू कितनी आ गई भैया? ये आया हमारा 8, ठीक है भाई। अब मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है भाई। मान रख लेता हूं मैं, आधार मेरा 1/8 है, ऊंचाई मेरी 15 है, 2 से कटा 4 बार, 15 चौका 60। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं मैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा भैया? ये क्वेश्चन है, का महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात कर सकते हैं भैया? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एक है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, ठीक है भाई। क्वेश्चन करते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, एक। दूसरा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। अब जो HCF होता है भैया, HCF में हम HCF में हम जो सबसे कम घात है उसका यूज करते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो कौन सी घात छोटी है? 2 की पावर 3 छोटी है, ठीक है भाई। यहाँ पर 3 की पावर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो छोटी घात कौन सी है? 3 की पावर 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन आपको आशा करूंगा कि अच्छे लगे होंगे। हो सकता है कि आपको 20 में से 1 या 2 क्वेश्चन की गड़बड़ हुई होगी, फिर भी बताना है आज का स्कोर कितना रहा आपका, ठीक। दूसरी चीज भैया, क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करो या आप ट्रिक से करो। ट्रिक वाला थोड़ा समय कम करेगा यूज,
लेकिन बेसिक वाला सारे क्वेश्चन सही करेगा, ठीक है। क्योंकि आज का जो एग्जाम मेरे हिसाब से अगर ऐसा एग्जाम आया तो आपको जो है ना, आप जो क्वेश्चन कर सकते हैं भैया वो कम से कम 19 क्वेश्चन कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगर अच्छा अच्छा बच्चा है तो 20 में से 20 करेगा, एवरेज वाला है। अगर जो मतलब जिसका मैथ थोड़ा सा वीक है तो भाई वो 15 प्लस क्वेश्चन आराम से कर सकता था, ठीक है। तो ये था हमारा आज का 20 टॉपिक, 20 क्वेश्चन थे। आशा करूंगा कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।